हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसद की सत्र, है ना। सेशन, संसद के सेशन क्या होते हैं। कल तक हमने क्या देखा, हमने संसद की संरचना कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे कि जो संसद है कार्य कैसे करती है। तो उसकी आज हम शुरुआत करेंगे कि संसद की बैठक, ये बोलचाल की भाषा में बैठक बोला जाता है, वैसे संसद के सत्र होता है, ठीक है। सेशन, इंग्लिश में इसको हम सेशन बोलते हैं। तो जो संसद का सत्र चलता है ये तीन प्रकार से होता है ना। जो पहला प्रकार है हमारा, इस संसद को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है ना, संसद को बुलाना। दूसरा क्या होता है, समापन, समाप्त करना। तीसरा स्थगन, जो बीच में रोका जाता है ना। जो पहला है बुलाना, तो ये संविधान की भाषा में बुलाना ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, आहूत करना, है ना। आहूत करना लिखा जाता है। ऐसे आपके हो सकता है पेपर में भी आ जाए कि आहूत करना, तो उसका मतलब होता है कि बुलाना होता है, ठीक है। आहत करना, आहूत करना हो गया। दूसरा समापन, उसको क्या बोलते हैं, सत्रावसान, है ना, सत्रावसान, सत्रावसान बोलते हैं इसको। और स्थगन करने का मतलब कि कार्यवाही को बीच में रोक देना। और जो कार्यवाही को बीच में कौन रोकता है, पीठासीन अधिकारी रोकता है, ठीक है। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले क्या है कि संसद की बैठक जब होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले बुलाया जाता है ना। तो बुलाता कौन है, किसके पास अधिकार होते हैं। तो जो बुलाने और समापन का जो अधिकार है, ये दोनों अधिकार किसके पास है। जो बुलाने का अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। संसद की बैठक को आहूत करना, बुलाना, और संसद की बैठक को समाप्त करना, है ना, समाप्त करना या सत्र अवसान करना का जो अधिकार प्राप्त है वो किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति जी के पास अधिकार है कि वो संसद की बैठक को बुलाएंगे और संसद की बैठक को समाप्त करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि कार्यवाही के बीच को रोकता कौन है, कार्यवाही के बीच में रोकना, स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है ना। मान लीजिए राज्यसभा की अगर को स्थगित करना है तो कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा। और लोकसभा का करना होगा तो वहां का स्पीकर करेगा, तो पीठासीन अधिकारी करता है। अब बात आती है कि स्थगन होता क्यों है। वैसे स्थगन आप देखते होंगे, अगर लाइव आपका चलता है टीवी पे, आप देखते हैं जब संसद की कार्यवाही चलती रहती तो आपस में सांसद क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। पेपर फाड़ने लगते हैं, जो भी जिस भी पे चर्चा हो रही है उस पर खुद लड़ने लगते हैं। हो सकता है एक चेयर से उठ के दूसरे चेयर पे भी चले जाते हैं। तो जब पीठासीन अधिकारी जो भी है, जो सभापति की बात अगर वो नहीं सुनते हैं, है ना, सभापति क्या कहेगा, मना करेगा भाई कि जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब आवाज करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो उसकी कार्रवाई चल नहीं पाती है। तो पीठासीन अधिकारी क्या कहता है, स्थगित कर देता है उसे, कि अब हम इसे स्थगित कर रहे हैं। और उसको डेट और टाइम बता देगा कि जैसे आज अभी 2 घंटे के बाद मिलेंगे या कल मिलेंगे, कल इतने बजे सुबह मिलेंगे। तो डेट और टाइम लिख के चला जाता है। लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, स्थगन के बारे में हमने पढ़ रखा है। राष्ट्रपति जब हम पढ़ा रहे थे, है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने पढ़ा है स्थगन करना। तो उसे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपको कि एक तो ये हो गया कि स्थगित करता है तो क्या करता है, वो लिख के जाता है ना, कि कब मिलेंगे, कि कल 10 बजे मिलते हैं या अभी 2 घंटे के बाद फिर से इसी बात पे चर्चा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि पीठासीन की अधिकारी की बात तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, है ना, फटने फाड़ रहे हैं, एक चेयर से उठ के दूसरे चेयर तक पहुंच रहे हैं, तो क्या करेगा पीठासीन अधिकारी, कभी क्या करता है कि सर पकड़ लेता है। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता, अगर वो सर पकड़ के लेता है और खुद उठ के चला जाता है चेयर से अपने, बिना कुछ कहे, बिना कोई नोटिस के, बिना मतलब कि डेट और टाइम दिए कि कब तक हम स्थगित कर रहे हैं, तब वो चला जाता है अपने चैम्बर में बैठ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित टाइम के लिए क्या हो गया, स्थगित हो गया हो, कि कंफर्म नहीं है कि अब कब संसद की बैठक बैठेगी, है ना। उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित काल के लिए बैठक लग गई, अनिश्चित काल के लिए चले जाते हो। वो पीठासीन अधिकारी के अंडर होता है, ठीक है। कार्रवाई को बीच में रोकना या कब समाप्त करना किसके होता है, कि राष्ट्रपति जी के अंडर होता है कि समाप्त करना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बुलाया जाता है, मान लीजिए जो बुलाया जाता है, आहूत करना होता है, इसका जो मतलब होता है कि 2 सत्रों के बीच, है ना, जो संसद के सत्र हैं, इसका मतलब कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से, जो 6 माह से अधिक नहीं, जो ये सत्र की बैठक होगी ना, जो अगर मान लीजिए 2 सत्र हो रहे हैं ना साल में, अगर मान लीजिए 2 सत्र हो रहे हैं तो 6 माह
के अधिक नहीं होना चाहिए, उसका जो अंतराल होता है, अंतर जो होता है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। जो सत्र होंगे, मान लीजिए दो सत्रों के बीच अंतर 6 माह का अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जो सत्र है कि कितने होते हैं, एक सत्र होता है, दो सत्र होता है, तीन सत्र होता है। तो मिनिमम अगर पूछ लिया जाए, प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, अगर पूछ लिया जाए कि मिनिमम कितने सत्र होते हैं, तो मिनिमम 2 सत्र होते हैं। क्योंकि 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, उसके पहले संसद की बैठक बिठानी ही पड़ती है। अगर ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार भी बिठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार बिठा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। लेकिन क्या होता है कि जब संसद की बैठक बैठती है उसमें खर्चा बहुत आता है ना। अगर एक एक दिन की बात करें संसद की कार्यवाही के लिए, तो एक एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, 10 से 12 करोड़ का खर्चा आता है एक दिन की संसद की बैठक के लिए। तो इसलिए ज्यादा बैठकें नहीं होती हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि अपने इंडिया में, भारत में किस प्रकार से बैठकें होती हैं, कितनी, तो उसको देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बैठक होती है वो 3 होती हैं, है ना। वैसे तो मिनिमम कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, हर 6 महीने में करना जरूरी है, 3 जरूरी नहीं है, लेकिन 3 कर सकते हैं आप, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 बैठकें होती हैं, 3 सत्र चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सत्र चलता है, कितना चलता है, 3 सत्र चलता है, ठीक है। 3 सत्र चलता है। जो पहला सत्र होता है, ठीक है, जो प्रथम सत्र है, एक होता है प्रथम सत्र, एक है द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र हो गया, एक हो गया तृतीय सत्र, ठीक है। जो प्रथम सत्र होता है वो होता है जनवरी माह में, जनवरी माह के लास्ट हफ्ते में होता है। जो ये होता है, ये होता है जुलाई में, जुलाई माह में होता है। जो लास्ट वाला होता है ये नवंबर में होता है, नवंबर माह, ठीक है। तो ये होते 3 सत्र होते हैं हमारे यहाँ पे। प्रथम जो होता है, द्वितीय, तृतीय। जो पहला सत्र होता है वो जनवरी माह में होता है, और जो दूसरा सत्र होता है जुलाई माह में होता है, जो तृतीय सत्र होता है नवंबर माह में होता है। जो जनवरी माह में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम बजट सत्र कहते हैं, बजट सत्र। ये सब क्या है, ये हमारे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, एक परंपरा है, ठीक है, जो हमने कहां से ली हुई है, यूके से ली हुई है, एक परंपरा है, ठीक है, यूके से हमने धारण की हुई है, एक परंपरा है। जो प्रथम सत्र चलता है जनवरी माह में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बजट सत्र कहते हैं। और जो द्वितीय सत्र होता है जुलाई माह में चलता है, उसे हम कहते हैं मानसून सत्र, ठीक है, उसे हम कहते हैं मानसून सत्र, ठीक है। और जो तृतीय सत्र होता है, जो हमारा नवंबर माह में जो अभी चालू है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शीतकालीन, है ना, ठंडी पड़ रही है तो शीतकालीन, शीतकालीन सत्र कहते हैं उसे, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, अभी जो हमने पढ़ाया था कि जो सत्र को आहूत करना होता है, बुलाया जाता है, या सत्र को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, जो संसद की बैठक को समाप्त किया जाता है, इसके बारे में संविधान में कहां वर्णित है, तो आर्टिकल 85 में उसके बारे में वर्णन किया गया, ठीक है, आर्टिकल 85, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं, है ना। प्रथम सत्र चलता है जनवरी माह के लास्ट में, जो द्वितीय सत्र होता है जुलाई माह के लास्ट में, और जो तृतीय होता है नवंबर माह के लास्ट में। जो जनवरी माह का होता है उसे हम बजट सत्र कहते हैं। जनवरी माह के लास्ट में होता है तो फरवरी की स्टार्टिंग को ही हम क्या कह देते हैं, बजट सत्र कहते हैं, ठीक है। और जो जुलाई माह में होता है तो मानसून सत्र, और नवंबर माह में जो ठंडी पड़ रही है उसे शीतकालीन सत्र कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि कार्यवाही कैसे होती है ना, कार्यवाही कौन कौन सी होती है और कैसे होती हैं कार्यवाहियां। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज हम सिर्फ थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में, जो जितनी भी कार्यवाही है उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, उसको हम समझेंगे। आज बस देख लेते हैं हम लोग कि कार्यवाही कौन कौन सी होती है। कार्यवाही देखते हैं, तो कार्यवाही कौन कौन सी है। एक होती है पहली जो कि सामान्य कार्यवाही होती है, पहली कार्यवाही है हमारी सामान्य कार्यवाही, जो डेली चलती है ना। सामान्य कार्यवाही डेली चलती है, उसे सामान्य कार्यवाही कहते हैं। दूसरा है हमारा विधायी कार्यवाही, विधायी कार्यवाही, ये क्या होता है, इसमें कानून बनाया जाता है ना। विधायी कानून में क्या होता है, कानून बनता है।
और तीसरा होता है हमारा बजटीय कार्रवाई। बजटीय कार्रवाई में बजट पारित किया जाता है। और जो चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के प्रावधान। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के प्रावधान। इसमें क्या होता है, चौथे में धन विधेयक और वित्त विधेयक के प्रावधानों के बारे में हम लोग सीखते हैं, उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो हमारी कार्यवाही कितनी हो गई, 4 हो गई। पहला हो गया हमारा सामान्य कार्यवाही हो गई, दूसरा हो गया विधायी कार्यवाही हो गया, और तीसरा हो गया हमारा बजटीय कार्यवाही, चौथा हो गया धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के प्रावधान। तो हम इनके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य कार्यवाही के बारे में, दूसरा हम विधायी कार्यवाही, तीसरा बजटीय, फिर धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए थोड़ा हम बता देते हैं सामान्य कार्यवाही के बारे में। ये क्या होता है सामान्य कार्यवाही, जो डेली बेसिस पे चलती है उसे सामान्य कार्यवाही कहते हैं, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। सामान्य कार्यवाही, सामान्य कार्यवाही क्या होता है कि सुबह से 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, ठीक है, जो सामान्य हमारी कार्यवाही चलती है सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक चलती है सामान्य। इसे हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, है ना, इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य कार्यवाही होती है कि सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चलती है, इसे हम हटा भी सकते हैं, थोड़ा टाल भी सकते हैं, जैसे कोरोना समय में हुआ था अभी, है ना, कोरोना महामारी में हमने देखा कि समय इधर उधर किया जाता था। अब जो सामान्य कार्यवाही में होता है, जो सबसे पहली कार्यवाही होती है, जो प्रथम घंटा होता है ना, जैसे 11 से 12 जो होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, जो 11 से 12 का टाइम होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। पहले घंटे में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल का होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संसद के सदन के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल प्रश्न में पूछ सकते हैं, वो सिर्फ उनको परेशान करने के लिए भी पूछ सकते हैं। उसका अगर वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए उन्हें कोई भी तथ्य देने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्नकाल होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है, और एक अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्नकाल के बारे में थोड़ा, क्या होता है प्रश्नकाल। जो सामान्य कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है, किसका होता है, प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, पहला जो घंटा होता है किसका होता है, प्रश्नकाल का होता है। कितने बजे से, 11 बजे से शाम के 6 बजे तक कार्यवाही चलती है, तो मान लीजिए 11 से 12 का टाइम होगा। ठीक है, प्रश्नकाल का। तो अब बात आती है प्रश्नकाल होता क्या है। प्रश्नकाल मतलब कि कोई भी जो संसद का या सदन का सदस्य है वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने लिखा है। पहला होता है तारांकित प्रश्न, भी मैं समझाता हूँ बारी बारी। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, अब बात आती है कि जिस भी, मान लीजिए कोई भी एक मंत्री है, कोई भी सदन का एक सदस्य है, किसी भी मंत्री से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, अगर उसको उसका जवाब किस में चाहिए, उसका जवाब मौखिक में चाहिए, मौखिक में चाहिए, तो क्या होगा, वो तारांकिक प्रश्न होगा। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट आप खड़े होकर नहीं पूछ सकते। ठीक है, उससे डायरेक्ट आप पूछ नहीं सकते, या डायरेक्ट कोई भी उसको लिख के देना पड़ता है, अपना क्वेश्चन को लिख के देना पड़ता है। वो भी डायरेक्ट पीठासीन अधिकारी को नहीं दिया जाता है, एक महासचिव होते हैं। ठीक है, सदन के महासचिव को दिया जाता है, अपना क्वेश्चन लिख के दिया जाता है। और अगर उसमें आपने लिखा है कि हमको मौखिक उत्तर चाहिए, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है, कोई भी मौखिक या लिखित उत्तर नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो जो महासचिव होता है उस क्वेश्चन को लेता ही नहीं है, उसे वापस ही कर देता है। ठीक है, वो खारिज हो जाता है जो आपने क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उसमें लिखना जरूरी होता है कि हमको जो आंसर चाहिए वो मौखिक चाहिए या लिखित चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे और महासचिव को देंगे। अगर महासचिव को लगता है हाँ एक क्वेश्चन को शामिल करना चाहिए तो देगा। अगर आपने लिखा है मौखिक उत्तर तो क्या करेगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उस पर क्या बना देगा, एक तारा बना देगा, एक स्टार बना देगा। ऐसे जिस पे तारा बना देगा उसे क्या कहेंगे हम लोग,
तारांकित प्रश्न कहेंगे, है ना। समझ में आ गया कि जिसमें तारा बना होगा वो क्या होगा, होगा तारांकिक प्रश्न होगा। तारांकिक प्रश्न हमेशा किस में दिया जाता है, मौखिक उत्तर, ठीक है, मौखिक दिया जाता है। अगर मौखिक आपने लिखा होगा उसमें कि मुझे मौखिक उत्तर चाहिए तो उस पर एक स्टार बना देता है महासचिव, तो उसे मौखिक उत्तर हो जाता है। तारांकित प्रश्न हमेशा मौखिक उत्तर में दिए जाते हैं। और जो अतारांकित क्या होता है, जिस पे तारा नहीं बना होगा, सिंपल है, जिस पे तारा नहीं बना होगा वो अतारांकित प्रश्न कहलाएगा। और अतारांकित प्रश्न क्या होता है, हमेशा लिखित में इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है, लिखित में दिया जाता है। अब बात आती है मौखिक उत्तर तो देते हैं, और मान लीजिए जैसे कोई भी मंत्री है, जैसे किसी सदन का सदस्य ने क्वेश्चन किया है और मंत्री ने जवाब दिया, उसमें भी कोई क्वेश्चन आ जा रहा है ना, उसके बाद में जो चर्चा चल रही है उसमें भी क्वेश्चन बन रहा है, तो पीठासीन अधिकारी से आप इजाजत लेके उससे अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अनुपूरक मतलब कि जो भी जिस बात का आपने क्वेश्चन करा था उस पर जब कोई भी मंत्री अपना जवाब दे रहा है, उस जवाब से भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, उसे ही अनुपूरक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। जब चर्चा चल रही होगी, मंत्री अपना जवाब दे रहा होगा, अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन बन रहा है इसमें, मुझे कुछ और जानना है, तो आप पीठासीन अधिकारी से आप इजाजत लेके आप फिर से क्वेश्चन उनसे, अनुपूरक क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अतारांकिक प्रश्न में क्या होता है, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको आंसर लिखित में चाहिए। तो जब लिखित में चाहिए तो क्या करता है, मंत्री लिख के पूरी कॉपी सदन में बांट दी जाती है। जो आंसर होता है वो पूरे सदन को एक एक कॉपी पकड़ा दी जाती है, आप जाके घर पे जाके आराम से पढ़िए उसको, आप उसमें पूरक क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी सदन का सदस्य है उसने क्वेश्चन पूछा है, तो भी इसको आंसर कितने दिन के भीतर मिलता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको 10 से 21 दिन के भीतर मिलता है, दोनों को, है ना। अतारांकिक क्या तारांकिक, दोनों का मिनिमम 10 दिन तो लगते ही हैं और मैक्सिमम 21 दिन लगते हैं, ठीक है। 10 दिन से पहले नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद और 21 दिन के पहले आपको उसका आंसर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, मान लीजिए किसी को भी जल्दी में चाहिए उत्तर, है ना, उतने दिन नहीं वेट कर सकता भाई, बहुत जरूरी बात होगी, जरूरी क्वेश्चन होगा, तो क्या कर सकता है, उसके लिए एक और उपाय किया गया है, जो है अल्प सूचना के प्रश्न, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने लिखा है क्या होता है, वो अति आवश्यक महत्व होता है उस क्वेश्चन का, अगर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उसे किस में रखा जाता है, अल्प सूचना के प्रश्न में रखा जाता है ना। अगर महासचिव को लगता है कि अच्छा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका जवाब मिलना, तो उसे वो अल्प सूचना के प्रश्न में रख देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है कि इसमें आपको कारण देना होता है, लेकिन कारण इसलिए नहीं देना होता है कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा है ना, कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका कारण नहीं देना है। शुरू में मैंने बताया कि इसका कारण आपको जो भी आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कारण कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें जो कारण देना होता है वो टाइम का देना होता है ना, कि आपको जल्दी आंसर क्यों चाहिए, इसका समय इतना जल्दी आंसर क्यों चाहिए, इसका कारण देना पड़ता है। और जो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, इसके जो उत्तर दिए जाते हैं वो हमेशा मौखिक दिए जाते हैं। अगर मौखिक दिए जाएंगे, ठीक है, अगर मौखिक दिए जाएंगे तो अनुपूरक प्रश्न यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अनुपूरक क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। और जो इसका आंसर मिलता है वो 3 से लेके 10 दिन के भीतर मिलता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि मिनिमम 3 दिन तो लगने ही लगने हैं, बहुत जल्दबाजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अति आवश्यक क्वेश्चन है, फिर भी मिनिमम 3 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 10 दिन भी लग सकता है, ठीक है। 3 से 10 दिन के बीच में आपको आंसर मिल जाता है। तो ये होता है, क्या होता है, प्रश्न काल होता है। हमने देखा प्रश्न काल 3 प्रकार के होते हैं ना, तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, ठीक है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। कल हम देखेंगे इसके बाद का काल जो हमारा है शून्य काल है, इसके बाद आधे घंटे की बहस, फिर 2 घंटे की बहस, फिर धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे विस्तार से। आज हमने देखा प्रश्न काल हमने समझ लिया है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।